15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं तो वो तिरछी टोपी पहनते हैं। अरे ये तिरछी टोपी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए ये तिरछी टोपी थी, ताकि वो आंदोलन किया जाए, देश के लोगों को गोलबंद किया जाए, और उसे गांधी टोपी नाम दे दी गया। लेकिन हमको स्मरण है या हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि गांधी जी भी जो ये त्रिकोण टोपी पहनते थे। हाँ, टोपी जवाहरलाल नेहरू जी पहनते थे, लेकिन टोपी धारण करने की कोई संविधान में इस बात की चर्चा नहीं है। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी प्रतिवर्ष जो फहराते हैं तो वो एक तरह से वो पगड़ी लगा के फहराते हैं, तो लगता है कि इस देश के शान के प्रतीक हैं। तो संदेश तो प्रधानमंत्री ने दिया ही है कि आप इस तरह से अपनी जो परंपरा है उसको लेके भी आप झंडा फहरा सकते हैं, और इसको हम देशवासियों को स्वीकार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और कोसी तक। अभी पहुंचे हुए हैं स्वदेश कुमार, जो प्रदेश मंत्री बन चुके हैं, और ख़ास करके इस दोनों चैनल से पहले तो आपको बधाई कि आप मधेपुरा जैसे इलाके से निकलकर एक प्रदेश तक पहुंच गए और इतने बड़े पद को आप देखेंगे। तो क्या लगता है इस नए पद के बाद तो आपके दायित्व बढ़ गया, क्षेत्र में काम करने का दायित्व भी बढ़ गया, तो किस तरह से इसको निभाइए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को काम के आधार पर ऊपर बढ़ाया जाता है, और हमको भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो सिद्धांत है, और जो आज मोदी जी का है कि सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ हम लोगों को काम करना पड़ता है। और समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति जो है उसके साथ मिलके राष्ट्र निर्माण में हम सबको लगना पड़ता है। खास करके एक सवाल जो आज तक आपसे नहीं पूछा गया होगा वो पूछ रहे हैं कि भाजपा ही क्यों? आप इसमें लगातार इसमें रहे और लगातार इस आप रहते हुए इसको प्रसार किए, एक सशक्त रूप से मधेपुरा क्षेत्र से भाजपा अभी भी कायम है। तो भाजपा ही क्यों ज्वाइन किया? और भी बहुत सारे पार्टी है, भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है कि इस देश को परम वैभव पर ले जाना। पहले जो हमारी सनातन संस्कृति थी, और पहले जिस तरह से भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, विश्व गुरु हम हुआ करते थे, दुनिया के प्राचीन विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे, दुनिया भर के लोग यहाँ शिक्षा करते, लेकिन बीच के कालखंडों में जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के मामले में हम पिछड़ते चले गए, और विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरह से, चाहे वो मुग़ल हो या अंग्रेज़ हो, हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। हमारा जो ताना बाना था, विभिन्नताओं में एकता का जो हमारा देश कहला था, उसको तहस नहस करने का काम किया। और उसके बाद जो लाखों लोगों की शहादत के बाद, वीर सपूतों की बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली, और आज़ादी के बाद भी जो देश में सरकार आई, उन्होंने अपने पुरानी संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास नहीं किया, भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया, और हम विकास के मामले में दुनिया में पिछड़ते चले गए। आज 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में देश का पुनर्निर्माण हो रहा है, एक बार फिर भारत उठ खड़ा हुआ है, और आज मोदी जी के साथ देश के 140 करोड़ लोगों का साथ है, और उसी समर्थन के बल पर आज भारत का तिरंगा दुनिया में लहर रहा है, और मोदी नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ये हम सब भारतीयों के लिए एक अविस्मरणीय क्षण है कि कैसे भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खास करके मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद हर चीज़ चेंज होते जा रहा है। एक नए रूप से अब देश को विकसित किया जा रहा है, नए नामकरण से विकसित किया जा रहा है। ऐसे में पहनावा, जब भी मोदी का पहनावा देखिए तो एक अलग ढंग का ही हमेशा उनका लगता है, जैसे कि देशीय कल्चर के साथ वो प्रस्तुत होते हैं। इस संबंध में हमारी जो पहचान थी वो सनातन संस्कृति में जो हमारी वेशभूषा हुआ करता था। ग्रामीण भारत के लोग, भारत की आत्मा गांव में बसती थी, और ग्रामीण जो परिवेश था, वेशभूषा था,
उसी को पहन के हम एक दूसरे में सहज महसूस करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद, मुग़लों के आने के बाद हमारी वेशभूषा बदल गई और आज़ादी के बाद भी हम उसी रास्ते पर चलते गए। और उससे क्या हुआ नुकसान कि हमारा जो कुटीर उद्योग था, हमारा जो हस्तकरघा उद्योग था, जो हमारे एक तरह से कह सकते हैं कि विकास का जो है मूल आधार था, लोगों के आय का बड़ा स्रोत था, वो सब खत्म होते चला गया। बनारस का सिल्क, ढाका का मलमल और ये तमाम तरह के जो भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ था वो सब समाप्त हो गया। वो हमारा वेशभूषा बदल गया, हम पश्चिमी सभ्यता की ओर चले गए। और ये सुखद अनुभूति हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में देश अब पुरानी परंपराओं को धीरे धीरे जो है अपनाते जा रहा है। और जो हम विदेशी चीज़ों को अपनाए थे वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे विकास में वो बाधक था। हमारी अपनी पहचान समाप्त होते जा रही थी दुनिया में। हमारी संस्कृति जो दुनिया में थी, हमारा जो सोच था वसुधैव कुटुंबकम का, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते थे। और आज देख लिए कि आज मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या अरब कंट्री में जो कई देश लड़ रहे हैं या दुनिया में जहाँ कहीं भी विवाद हो, वो सभी का ध्यान आज भारत की तरफ है कि विश्व में के तमाम संघर्षों को समाप्त करने का अगर किसी एक व्यक्ति की ओर विश्व टकटकी लगाए हुए है तो मोदी जी की तरफ है। सब लोग कहते हैं कि मोदी जी दुनिया की हर समस्या को सुलझा देंगे। तो ये ताकत हुई है भारत में। भारत विकास कर रहा है, भारत अब पड़ोसियों को मदद कर रहा है। इसमें बदलाव चूँकि लगातार हो रहा है, संविधान में बदलाव हो रहा है, हर कल्चर में भी बदलाव कर रहे हैं कि और क्या बदलाव, अगर आपके तरफ से अगर कोई अपील हो कि अगर बदलाव करना चाहते हैं तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो पुरानी जो परंपराएं हैं, जो बोझ बन चुका है, तो उसको धीरे धीरे हम लोग को छोड़ना चाहिए। जैसे बहुत सारे कानून भी हैं जिसको बदले जाने की ज़रूरत है और मोदी सरकार उसको बदल रहा है। वो कहीं ना कहीं हमारे विकास में, अपराध को रोकने में या गलत लोगों को बढ़ावा दे रहा है, उस वैसे कानून को समाप्त किया। तो उसी तरह जो हमारा परंपरा आज बोझ बन चुका है, जैसे कि आजकल एक चर्चा है कि जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं तो वो तिरछी टोपी पहनते हैं। अरे ये तिरछी टोपी तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए ये तिरछी टोपी थी, ताकि वो आंदोलन किया जाए, देश के लोगों को गोलबंद किया जाए और उसे गांधी टोपी नाम दे दी गया। लेकिन हमको स्मरण है या हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि गांधी जी भी जो ये त्रिकोण टोपी पहनते थे। हाँ, टोपी जवाहरलाल नेहरू जी पहनते थे, लेकिन आज़ादी अब इस देश को मिल गया है तो अब हमारी देश की जो संस्कृति है, विभिन्नताओं में एकता की संस्कृति है, कई भाषा, कई बोलने वाली देश है, हमारी अलग अलग पहचान है। तो निश्चित रूप से अगर हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं तो अपनी वेशभूषा में, अपनी टोपी पहन के, चाहे वो हम मुराठा लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं, टोपी पहनते हैं, और देश में कई राज्यों में अलग अलग टोपी पहनने की जो धारणा है, उसी तरह हम अपनी जो क्षेत्रीय संस्कृति है उसको भी हम लोग जो है माथे पे लगा के अगर हम राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे तो निश्चित रूप से ये हमें अपनी संस्कृति को पुनर्जागरण करने का जो है एक अवसर होगा। और हम मांग करते हैं सरकार से कि ये जो तिरछी टोपी है, ये त्रिकोण टोपी है, उसको धीरे धीरे से उसको बदला जाए और अपनी संस्कृति के आधार पर, अपने क्षेत्रीय अस्मिता के आधार पर हम राष्ट्रीय पर्व को मनाएं तो और हम अनेकता में एकता को मजबूत करने का काम कर पाएंगे। खास करके जिस तरह से तिरछी टोपी की जब आप बात किए तो तिरछी टोपी चूँकि पूरे देश में एक ही पैटर्न लागू है, तो इसी तरह से कि एक हो सकता है कि इस पर एक मनन करे, एक उस पर एक विश्लेषण करे कि कुछ ऐसा एक पूरे देश उस चीज़ को स्वीकार करे, ना कि क्षेत्र के में अलग अलग, जब आप कहते हैं कि अलग अलग टोपी हो या अलग अलग हो तो उसमें क्या हो सकता है कि एक विभेद भी पैदा हो सकता है। तो इसमें अगर एक ही रंग रूप का अगर दे दिया जाए सरकार के तरफ से कि नहीं भाई ये अब जो है पूरे देश में एक ही ये पैटर्न लागू होगा, तो इस तरह से भी तो हो सकता है। देखिए, टोपी धारण करने की कोई संविधान में इस बात की चर्चा नहीं है। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी प्रतिवर्ष जो फहराते हैं तो वो एक तरह से वो पगड़ी लगा के फहराते हैं, तो लगता है कि इस देश के शान के प्रतीक हैं।
तो संदेश तो प्रधानमंत्री ने दिया ही है कि आप इस तरह से अपनी जो परंपरा है उसको लेके भी आप झंडा फहरा सकते हैं, और इसको हम देशवासियों को स्वीकार करना चाहिए। और सरकार को भी इस पे पहल करनी चाहिए कि राष्ट्रीय पर्व जब हम मनाते हैं तो हमारी एक पहचान क्या होनी चाहिए, एक उसका वस्त्र का जो है कोड क्या होना चाहिए, उसको अगर सरकार तय कर देगी तो निश्चित रूप से देश के लोग जो है उसको धारण करके राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे, तो हम सबों के लिए गर्व का विषय होगा। खास करके विपक्ष का एक ही सवाल रहता है बार बार, तुष्टीकरण और क्या कहते हैं ये संविधान खतरे में है, ये सब जो बार बार आता है ये क्या है? कि हमारा देश तो सनातन देश है, हिंदू परंपरा की देश है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं चाहे वो किसी धर्म के हों, सभी हिंदू हैं। अब इतिहास को झांक के देखिएगा तो सारे हिंदू आपको नज़र आएंगे। तो इसलिए अब आज़ादी के बाद जो सरकारें आई इस देश में, उन्होंने मुसलमान को एक वोट का हथियार समझा, और उसी हिसाब से देश को आगे बढ़ाते गया, देश को चलाते गया, और मुस्लिम तुष्टीकरण जो है आज देश को काफ़ी पीछे लेके चला गया, देश के विकास में ये बाधक बन गया, और कई राज्य जो है इसको पीछे छोड़ के काफ़ी आगे निकल जा। आप उत्तर से दक्षिण झांक के देखिए, जिन जिन राज्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं हुआ वो राज्य आज काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है, लेकिन जहाँ चाहे वो हिंदी भाषी राज्यों की को देखिए तो वहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण जो भी सरकारें रही वो करने का प्रयास किया, और जिसके कारण जो है विकास जो है कम हुआ है। तो निश्चित रूप से तुष्टीकरण तो कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए तुष्टीकरण करते आया, और भारतीय जनता पार्टी तो कभी तुष्टीकरण किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और उसी का परिणाम है कि आज 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है, हमने ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के बराबर यहाँ के लोगों को घर दे दिया है। 11.80 करोड़ लोगों को शौचालय दे चुके, जर्मनी के बराबर शौचालय मिल गया है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का सुरक्षा बीमा, स्वास्थ्य बीमा दिए हैं। 6 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों के खाते में एक बटन दबते ही 2000 की राशि उसके खाते में चले जाती है। तो ये, और एक देश वन नेशन वन राशन, आज पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को कहीं भी आप राशन ले सकते हैं। तो इस तरह से देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया मोदी जी के नेतृत्व में, और आज आंकड़े गवाह हैं कि किस तरह समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए आज काम करें। गांव-गांव आज बिजली पहुंच गई है, प्रधानमंत्री सड़क गांव-गांव पहुंच गई है, कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है, रोज सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं। ये लगातार एक खबर और आ रहा है वक्फ बोर्ड का, ये क्या है? देखिए, इस देश में सबसे अधिक संपत्ति सेना के पास है, क्योंकि सेना हमारे देश को सुरक्षित किए हुए, सीमाओं को सुरक्षित किए हुए है, और देश के आंतरिक मामले में भी जब कभी बड़ी घटनाएं होती है तो सेना को अपनी भूमिका मानना पड़ता है। उसके बाद रेलवे के पास संपत्ति है, क्योंकि रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे देश में, जो करोड़ों लोगों को रोज ढोती है। और तीसरी सबसे अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। अब ये सवाल उठता है कि ये देश सनातनियों का देश है, हिंदू बहुल देश है, यहाँ लाखों मंदिर हैं, मठ हैं, धर्मशाला है, और आज हिंदुओं के पास ज़मीन नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, कहाँ से आई? ये जांच का विषय है। कैसे वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति आ गई? कैसे आता था? उसमें कुछ है संस्मरण आपके पास? निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड का हमें
किताबों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि वक्फ बोर्ड का गठन तो मस्जिद, चाहे वो कब्रगाह, इस सब के ज़मीन को संरक्षित करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। लेकिन बाद में जब आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते वक्फ बोर्ड को कई जो है ऐसे अधिकार दिए जिसके कारण वक्फ बोर्ड की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी होती गई। और वक्फ बोर्ड ने जिस ज़मीन पर अपना अधिपत्य जमा दिया उसकी अपील जो है वो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में ही आप कर सकते हैं, देश के किसी अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं। ये सरासर अन्याय है कि आप बहुसंख्यक के साथ इस तरह का भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। और आरोप लगता है कि इसको यहाँ देश में हिंदू तुष्टीकरण होती है। इस देश में लगातार आज़ादी से लेकर कांग्रेस के शासनकाल को खंगाल के देखिए तो मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ है, और सिर्फ वोट के लिए, सत्ता में बैठे रहने के चलते। और आज उसी का परिणाम है कि देश उससे काफ़ी आगे निकल चुका है और देश के बहुसंख्यक लोग आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथ खड़ा है। और उसी का परिणाम है कि 2014 से एक मजबूत सरकार इस देश में बैठी है और जिसके नेतृत्व में आज देश हर दिशा में विकास कर रहा है। आज चंद्रयान 3 जो है वो सीधे चंद्रमा की तरफ जा रहा है और पूरी विश्व जो है टकटकी लगाए हुए थे। हम विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी बहुत है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा दुनिया लोहा मान रही है और हमारी सेना अत्याधुनिक हो गई है। हमारी अर्थव्यवस्था जो 2014 में 11वें नंबर पर था, इन 9 वर्षों में हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और 2-3 साल के बाद हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। और मोदी जी ने विजन रखा है 2047 का कि 2047 आते थे भारत दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र हो जाएगा और भारत विश्व गुरु बन के जाएगा। तो इस मिशन पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। इसी बीच विपक्ष की तरफ से एक और बात आती है खुलकर, जब भाजपा की बात होती है तो उस समय में उनके तरफ से ये होता है कि ये आरएसएस का मुखौटा है, ये आरएसएस का एजेंडे पर चलता है। ये क्या है आरएसएस? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आरएसएस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो हिंदू हितों की बात करता है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस। आरएसएस के 60,000 विद्यालय चलते हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं और वो भारत की संस्कृति को जानने का काम करते हैं। आरएसएस कहीं समाज विरोधी, देश विरोधी गतिविधि में नहीं है। आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। हम भी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और हमें गर्व है कि हम आरएसएस के हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। आरएसएस देश के निर्माण में अपना पूरा योगदान, घर परिवार को छोड़ के आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता आज राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपनी नीतियों के चलते, अपने कुकर्मों के चलते, अपने परिवारवाद के चलते, अपने भ्रष्टाचार के चलते आज समाप्त हो रहा है। अब विपक्ष जैसे जैसे हाशिए पे जा रहा है तो वो आज भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी जी पर, आरएसएस पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। अब जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं रह गई है। जनता, देश की जनता अब सब चीज़ समझती है और 140 करोड़ जनता अब जग चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है और आज हम सब टीवी खोलते हैं तो दुनिया में भारत का तिरंगा शान से लहर रहा है। और हमारा जो पड़ोसी है चीन और पाकिस्तान, आज वो दहशत में है कि पूरी दुनिया की राजनीति को भारत प्रभावित कर रहा है। मोदी जी का मुरीद पूरी दुनिया के है, चाहे वो जो बाइडन हो, पुतिन हो, चाहे वो फ्रांस के मैक्रो हो या इजराइल के राष्ट्रपति हो, जापान के राष्ट्रपति हो या दुनिया के जितने भी विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र हैं, सभी भारत से दोस्ती आज करना चाहता है। कुछ तो बात है मोदी में कि पूरी दुनिया मुरीद है, लेकिन यहाँ के लोग जो है दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। आज विपक्ष के लोग चाइना चले जाते हैं, वहाँ जाके भारत के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। तो इन लोगों का काम है कि दुनिया में घूम घूम कर भारत को बदनाम करना, अपनी संस्कृति को गाली देना, लोकतंत्र को खतरे में है ये बताना, संविधान खत्म हुआ है। आज भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं
और हमारे नेतृत्व को सब सम्मान दे रहा है, तिरंगा शान से लहर रहा है, हमारी जो संविधान है वो मजबूत हुआ है, हमारी सीमाएं, देश की सीमाएं आज मजबूत है, हमारा सेना आधुनिक हुआ है, नए नए साजो सामान आज सेना के पास है और आज भारत की सेना काफ़ी ताकतवर हुई है। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी आगे दो चुनाव है 24 और 25, इसको कैसे देखें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन समाज में लोगों को जोड़ने का काम करती है और एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ मिलके समाज में एक समन्वय बना के, समाज में सौहार्द वातावरण बना के लोगों को जोड़ के संगठन को भी मजबूत कर रहा है और राष्ट्र निर्माण के लिए भी काम कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये तनिक भी आभास नहीं है कि हमारी पुनः सरकार नहीं बनेगी। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। जो काम हुआ है उसको अगर गिनाने लगेंगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा कि हर क्षेत्र में काम हुआ है और काम दिख रहा है और लोग समझ भी रहा है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। समाज के एक एक व्यक्ति को जो है लाभ पहुंचाया जा रहा है। आप 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों के पास को जो है मुफ्त अनाज दिया जा रहा है लगातार। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भारत जिस तरह से मजबूती से काम किया है और हम कोई वैक्सीन नहीं बनाते थे। आज तक जितनी महामारियां देश में आते थे हम विदेशों से वैक्सीन खरीदते थे, लेकिन दुनिया के 6 देश अगर वैक्सीन बनाने का काम किया तो उसमें भारत भी वैक्सीन बनाया। और सिर्फ वैक्सीन बनाया ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे सस्ता वैक्सीन बनाया और स्वयं भी 130 करोड़ लोगों को 2 बार कोरोना के वैक्सीन लगाने का काम किया और 100 देशों को हमने वैक्सीन देने का काम किया। तो इसलिए आज दुनिया में जहाँ भी भारत की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो शांति के क्षेत्र में, चाहे वो कोई महामारी हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, हमने मिस्र को भी मदद देने का काम किया, हमने सीरिया को भी मदद देने का काम किया, श्रीलंका को भी देने का काम किया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में मदद करने के लिए तैयार होते हैं और उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया की नज़र केंद्र के चुनाव में तो ये क्लियर है कि मोदी जी अगले प्रधानमंत्री के रूप में होंगे, लेकिन चूंकि जब बिहार की बात आती है तो बिहार में आपके तरफ से क्या लगता है कि इनको नेतृत्व मिलेगा? देखिए, बिहार में 90 से 2005 तक लालू जी का सरकार रहा और जब उस सरकार में बिहार का बंटाधार हो गया तो एनडीए के नेतृत्व में 2005 में सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के अधिक विधायक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री बना के और एनडीए के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ। लेकिन जिसके खिलाफ एनडीए की सरकार बनी, लोगों ने जो शांति महसूस किया, जो बिहार में विकास के काम हुए, उस सब को दरकिनार करके नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया उसी के गोद में जाके बैठने का काम किया। तो नीतीश कुमार अब सिर्फ गद्दी से चिपके हुए व्यक्ति है। बिहार की जनता देख रही है कि वो अपना आधार खो चुके हैं। अब निश्चित रूप से 15 साल लालू जी सरकार में रहे, 15 साल नीतीश कुमार बिहार को चलाए, अब दोनों से बिहार के लोग तंग आ चुके हैं। तो अब 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम शुभ है और बिहार की जनता मन बना चुकी है कि अब बिहार के विकास को आगे बढ़ाना है। किसके नेतृत्व में किनको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का है कि तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व सारी चीज़ों को तय करता है। जब जनादेश आएगा तो फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि बिहार की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। तो आज योगी जी को देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से योगी जी के नेतृत्व में बिहार का 17 में चुनाव नहीं लड़ा गया था, लेकिन योगी जी को उत्तर प्रदेश में बागडोर दिया गया और जिस तरह उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ, जिस तरह से वहाँ गुंडा राज था, सरकार पोषित गुंडा राज, और वहाँ की जनता जिस तरह से करा रही थी, योगी जी ने उससे मुक्ति दिलाने का काम किया और योगी जी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जहाँ भी सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या असम की सरकार हो, हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हो या गोवा में हो या जहाँ भी हो,
सबका साथ सबका विकास के आधार पर वो काम होता है। और उसी तरह बिहार में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जो एनडीए के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ था, बिहार का विकास का कारवां आगे बढ़ा था, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और गति देने का काम करेगा। और नेतृत्व तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार है वो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, वो सब देश की जनता देख रही है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वदेश कुमार जो प्रदेश मंत्री बन चुके हैं, तो इन्हों से जो बात की है वो आपने देखा। अगर आपको भी अगर कुछ इस सिलसिले में अगर कहना हो, कुछ बात करनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में आकर आप साझा कर सकते हैं। तो बस देखते रहिए मधेपुरा live news.com और कोसी तक।